हेलो एवरीवन, मेरा नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों, पावर प्लांट इंजीनियरिंग के नेक्स्ट यूनिट की तरफ चलते हैं, यूनिट नंबर 11, जिसके अंदर आज मैं आप लोगों को रैम इफेक्ट और जिसको बोलते हैं जेट प्रपल्शन, जो हमारे चैप्टर का नाम है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। दोस्तों, ये चैप्टर जीटीयू के अंदर एटलीस्ट 3 to 5 मार्क्स का है, जिसमें से आप लोगों को एक थियरी पूछी जा सकती है। एग्जाम्पल के आने के कोई चांसेस इस चैप्टर में से नहीं है। जेट प्रपल्सन ऐसा चैप्टर है जिसका बेसिक आप थर्मोडायनेमिक्स और अपने फ्लूइड मैकेनिक्स मतलब कि थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ चुके हो। इवन इन सिक्स्थ सेमेस्टर ऑल्सो जब आप लोग रेफ्रिजरेशन पढ़ते थे तो उसमें आपका थर्ड चैप्टर आता था एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग। उस एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग के अंदर आप लोगों ने एटमॉस्फेरिक एयर को रैम एयर में कन्वर्ट करने वाली थियरी पढ़ी थी, जिसका नाम था सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, या तो फिर आप लोगों की सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम विथ इवापोरेटिव कूलिंग वाली थियरी। ठीक है, तो उन थियरीज के अंदर भी हम लोग एटमॉस्फेरिक एयर को रैम इफेक्ट में, रैम एयर में कन्वर्ट करते। तो ये जो रैम एयर थी, रैम इफेक्ट थी, क्या थी, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं जेट प्रपल्सन के बारे में कि जेट प्रपल्सन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। जेट प्रपल्सन बेसिकली प्रिंसिपल डिराइव किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आपको पता होगा कि न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो मोमेंटम इक्वेशन देता है, और थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो आप लोगों को फोर्स के रिगार्डिंग देता है, दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जेट प्रपल्सन भी कुछ इसी तरह से डिराइव किया जाता है कि जब हम किसी भी फ्लूइड को, मास ऑफ फ्लूइड, सम अमाउंट ऑफ मास, आपके पास में फ्लूइड का सम अमाउंट ऑफ मास है, उसको अगर आप मोमेंटम दे रहे हो तो उसके रिएक्शन में आप लोगों को अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स मिलेगा। ठीक है, वो जो फोर्स मिल रहा है दैट फोर्स विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो। तो फ्लूइड फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जो कि आपके न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। जस्ट लाइक दैट जेट प्रपल्शन का इंजन भी कुछ इसी तरह से होता है, जो कि वन टाइप ऑफ रिएक्शन इंजन है that discharge a fast moving jet of fluid to generate thrust in the opposite direction of the jet to propel the aircraft। एयरक्राफ्ट को चलाने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में हम लोगों को जो फोर्स की ज़रूरत होती है, जेट प्रपल्सन इंजन बेसिकली वही इंजन है। ठीक है, फास्ट मूविंग इंजन है, जेट ऑफ फ्लूइड है कि फ्लूइड को बर्न करने पर जो भी आप लोगों को प्रेशराइज्ड हॉट गैसेस मिलने वाली है, उन हॉट गैसेस की फोर्सेस की वजह से यू कैन रन योर एयरक्राफ्ट। In jet propulsion engine the propulsive power is not produced by the gas turbine। हम लोग गैस टर्बाइन से कोई propulsive पावर जनरेट नहीं करने वाले, बट इट विल ड्राइव द कंप्रेसर एंड द ऑक्सिलरी इक्विपमेंट। गैस टर्बाइन की वजह से तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की कंप्रेसर को चलाने वाले हो आप, या तो फिर कोई भी ऑक्सिलरी इक्विपमेंट को, जैसे कि एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास में कंबशन चैम्बर हुआ करता था, और कंबशन चैम्बर में फ्यूल का कंबशन करने के बाद में सम अमाउंट ऑफ सम अमाउंट ऑफ हॉट गैसेस वी वेर यूजिंग फॉर द रेफ्रिजरेशन पर्पस, एंड सम अमाउंट ऑफ हॉट गैसेस वी वेर यूजिंग फॉर द प्रपल्सिव पर्पस। तो ये वही कहना चाहता है जो कि आप लोगों ने 6 सेमेस्टर में एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में पढ़ लिया गया है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो नेटवर्क आउटपुट होगा वो जेट प्रोपल्सन साइकिल का जीरो हो जाएगा, और एग्जॉस्ट गैसेस जो होगी आपके एग्जिट टर्बाइन के अंदर वो रिलेटिवली हायर प्रेशर और हायर टेम्परेचर पर होगी, जिसके वजह से नोजल में से जब वो पास आउट होगा तो उसकी वेलोसिटी काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि नोजल का एरिया क्या होता है, फ्रॉम या तो वो इनलेट में कम डायमीटर का होगा और आउटलेट में बड़े डायमीटर का होगा, या तो फिर आउटलेट में कम डायमीटर का होगा और इनलेट में ज़्यादा डायमीटर का होगा। वैसे तो हम लोग रॉकेट इंजन के अंदर जो नोज़ल का यूज़ करते हैं वो आप लोगों की कन्वर्जन नोज़ल होती है कि जिसका इनलेट डायमीटर छोटा है और आउटलेट डायमीटर काफ़ी बड़ा है, तो जिसकी वजह से आप लोगों को हायर टेम्परेचर एंड हायर प्रेशर मिल सकता है। तो जब आप लोगों का गैस बाहर निकलेगा नोज़ल में से, एट दैट टाइम द वेलोसिटी ऑफ दैट गैस विल बी टू मच हाई। ठीक है, नेक्स्ट, propeller discharge the gases at a very high velocity in a large mass of atmospheric air। जो प्रोपेलर होगा वो काफ़ी लार्ज अमाउंट में गैस को डिस्चार्ज करेगा एटमॉस्फेयर के अंदर। देखो, मैं आप लोगों को फिगर दिखा दूँ, ये है हमारी जेट प्रपल्सन के प्रिंसिपल की फिगर। ऐसा ही कुछ आप लोग अपने 6th सेमेस्टर के एयर रेफ्रिजरेशन चैप्टर के अंदर पढ़ा करते थे। ठीक है, यू कैन सी एटमॉस्फेरिक एयर विल एंटर, इट विल स्ट्राइक विद द डिफ्यूज़र। डिफ्यूज़र का जो प्रोपोर्शन होगा वो मैं आप लोगों को इस फिगर के अंदर, इस थियरी में समझाऊंगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रैमजेट इंजन। ठीक है, फिर कंबशन चैम्बर के अंदर कंप्रेसर होगा। कंबशन चैम्बर में जो भी आप लोगों की हॉट गैसेस जनरेट होगी उससे आप लोग
कंप्रेसर को चलाओगे और टरबाइन को चलाओगे, और वहाँ से नोजल में से आप लोगों की एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, ये बेसिक प्रिंसिपल है आप लोगों के जेट प्रपल्सन का। हम लोग हमारे जेट प्रपल्सन में बेसिकली ओपन साइकिल गैस टरबाइन का सबसे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, कि जिसमें पावर डेवलप जो होगा टरबाइन में दैट विल बी यूज्ड टू ड्राइव द कंप्रेसर एंड ऑक्सिलरी इक्विपमेंट ओनली। देन द फर्दर एक्सपांशन ऑफ वर्किंग फ्लूइड टेक्स प्लेस इन द नोजल। बाकी का जो वर्किंग आप लोगों को मिलेगा आउटलेट वर्किंग, वो होगा नोजल में। ठीक है, जो कि आप लोगों के टरबाइन के नेक्स्ट रखा जाएगा। तो ये बेसिक प्रिंसिपल था जेट प्रपल्सन का। थियरी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो 3 बार तो आ चुकी है। मैक्सिमम चांस है 3 मार्क्स का सवाल है। क्लासिफिकेशन नॉर्मल क्लासिफिकेशन है, वैसे तो पूछा नहीं जाता है लेकिन नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। प्रपल्सिव इंजन के बेसिकली 2 टाइप होते हैं, एयर ब्रेथिंग जेट इंजन और दूसरा होता है नॉन एयर ब्रेथिंग जेट इंजन, जिसको रॉकेट इंजन भी बोला जाता है। उसके 2 टाइप है, सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट या लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट। एयर ब्रेथिंग के 3 टाइप होते हैं, आईसी इंजन ड्रिवन प्रोपल्सिव सिस्टम, रैमिंग इफेक्ट प्रोपल्सिव सिस्टम और गैस टरबाइन प्रोपल्सिव सिस्टम। आईसी इंजन मतलब हम जो इंजन चलाते हैं हमारा 2 व्हीलर 4 व्हीलर, वो। रैमिंग इफेक्ट जो होगा उसके 2 टाइप होंगे, एक स्टेडी कंबशन सिस्टम, दूसरा होगा इंटरमिटेंट कंबशन सिस्टम। और इन दोनों के अपने अपने टाइप है, एक है रैम जेट इंजन, दूसरा है पल्स जेट इंजन। रैम जेट इंजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। गैस टरबाइन प्रपल्सिव सिस्टम के अंदर भी 4 टाइप पड़ेंगे, टर्बोजेट इंजन, टर्बोजेट विथ आफ्टर बर्नर, टर्बो प्रॉप और टर्बो फैन। ये बेसिक एग्जाम्पल थे, क्लासिफिकेशन थे। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नेक्स्ट थियरी है रैम जेट इफेक्ट। वैसे तो ये सवाल जीटीयू में हार्डली 2 बार आया गया है, 4 मार्क्स का सवाल है। अगर ये सवाल आप लोगों को पूछा जाता है तो आप लोगों को सबसे पहले इस तरह से फिगर ड्रॉ करनी है। तो ये कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन पे जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखा दूँ। यू कैन सी, ये है सुपरसोनिक, सबसोनिक, और आप लोगों को नंबर दिख रहा होगा, कैपिटल एम इज इक्वल टू 1, कैपिटल एम ग्रेटर देन 1, एम लेस देन 1। ये एम मतलब क्या, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आप लोग पढ़ चुके हो, ये है मैक नंबर। ठीक है, जब वेलोसिटी, एयर की वेलोसिटी अगर आप लोगों को फाइंड आउट करनी है तो आप लोगों को सुपरसोनिक, सबसोनिक एंड सोनिक वेलोसिटी, इस तरह से 3 क्लासिफिकेशन हम लोग करते थे, जो कि डिपेंड करता था मैक नंबर के ऊपर। अगर मैक नंबर आप लोगों का 1 है तो वो हो जाएगा सोनिक वेलोसिटी, अगर ग्रेटर देन 1 है तो वो हो जाएगा सुपरसोनिक वेलोसिटी, और लेस देन 1 है तो वो हो जाएगा सबसोनिक वेलोसिटी। ठीक है, तो ये सोनिक वेलोसिटी के बेस पर ही हम रैमिंग इफेक्ट को समझ सकते हैं। एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम लेफ्ट साइड यहाँ से हम एटमॉस्फेरिक एयर एंटर करवाएंगे। ये जो मैं रोल आउट कर रहा हूँ ये है हमारा डिफ्यूज़र। डिफ्यूज़र का हाफ पोर्शन, पहला पोर्शन जो होगा वो हो जाएगा आप लोगों का सुपरसोनिक डिफ्यूज़र पोर्शन, बाद वाला जो पोर्शन होगा वो हो जाएगा आपका सबसोनिक डिफ्यूज़र पर्पस। मतलब कि एक है आप लोगों का कन्वर्जन और दूसरा है आप लोगों का डाइवर्जन। जहाँ पर आप लोगों का डाइवर्जन डिफ्यूज़र खत्म हो रहा है वहाँ से हम लोग फ्यूल को इंजेक्ट करेंगे। यहाँ पर होगा आपका कंबशन चैम्बर, जहाँ पर आप लोगों के फ्यूल का कंबशन होगा, और जो भी हॉट गैसेस जनरेट होगी उससे हम लोग टरबाइन को घुमाएंगे, कंप्रेसर को घुमाएंगे, और फिर वी विल पास दैट हॉट गैसेस टू द नोजल, एग्जॉस्ट नोजल, कि जहाँ पर आप लोगों को आउटलेट की इफेक्ट मिलेगी। यू कैन सी दिस इज़ द फ्लेम होल्डर, कि ये फ्लेम को होल्ड करके रखेगी लंबे टाइम तक, कि जिसकी वजह से प्रॉपर कंबशन आप लोगों के आपके चैम्बर के अंदर मिले। क्लियर? तो ये रैम जेट इंजन है। मैं आप लोगों को वर्किंग समझा दूँ कि एटमॉस्फेरिक एयर जो होगी वो डिफ्यूज़र के इनलेट में यहाँ से कन्वर्जन पोर्शन में आएगी, जहाँ पर हायर वेलोसिटी के साथ में एंटर होगी, जहाँ पर उसको कॉम्प्रेस किया जाएगा। अभी ये जो कॉम्प्रेशन होगा वो 2 स्टेज में होगा। ठीक है, डिफ्यूज़र के अंदर, मतलब कि मैंने पहले ही बोला ये कन्वर्जन टाइप है, ये डाइवर्जन टाइप है। तो सबसे पहले कन्वर्जन टाइप में आप लोगों की एटमॉस्फेरिक एयर जो होगी वो कॉम्प्रेस्ड होगी। जब कन्वर्जन टाइप में आप लोगों की एटमॉस्फेरिक एयर कॉम्प्रेस्ड होगी, इट विल कन्वर्ट इनटू द सुपर हाई वेलोसिटी, मतलब कि सुपरसोनिक डिफ्यूज़र, सॉरी सुपरसोनिक वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको बोलते हैं आप लोग सुपरसोनिक डिफ्यूज़र, कि जहाँ पर आप लोगों के मैक नंबर की वैल्यू 1 से ज़्यादा मिलने वाली है। क्लियर? फिर वही एट हायर प्रेशर इज हायर वेलोसिटी वाली एयर जो होगी वो सेकेंड स्टेज के कॉम्प्रेशन में जाएगी, जो कि आपका डाइवर्जिंग सेक्शन है। यहाँ पर क्या होगा, तो आपके काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन होगा स्टैटिक प्रेशर में। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं रैम प्रेशर। मतलब कि यहाँ आप लोगों को पता होगा, हम लोग एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग में रैम प्रेशर टीएस डायग्राम के अंदर दिखाते थे। ठीक है, तो ये रहा टीएस डायग्राम उसका। ये टीएस डायग्राम बिल्कुल उसी के बेस पर है। पॉइंट 1 to 2 एंड पॉइंट 1 to 2 डैश, 1 to 2 डैश जो है वो आप लोगों की रैमिंग इफेक्ट है। ठीक है, जहाँ पर आप लोगों को टेम्परेचर हायर मिलेगा। फिर
डाइवर्जेंट पोर्शन में आने के बाद में क्या होगा, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी उस काइनेटिक एनर्जी का स्टैटिक प्रेशर के अंदर कन्वर्जन होगा, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, एयर देन एंटर्स कंबशन चैम्बर, फ्यूल इज इंजेक्टेड वेयर इट इज इग्नाइटेड बाय मींस ऑफ ए स्पार्क प्लग। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो हमारे फ्यूल का स्पार्क प्लग से कंबशन करेंगे, फ्यूल को एंटर करवाने के बाद फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू। तो जो भी आप फ्यूल का कंबशन करोगे तो उसकी वजह से हॉट गैसेस जनरेट होगी। हॉट गैसेस जो जनरेट होगी उस हॉट गैसेस की वजह से आपके एयर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और एयर का टेम्परेचर जो इंक्रीज होगा, द हॉट कंबशन गैसेस देन एक्सपांडेड इन द एग्जॉस्ट नोजल विथ ए वेलोसिटी विथ एक्सीडिंग वेलोसिटी ऑफ एयर एंटरिंग। जो भी एयर आप लोगों की जिस वेलोसिटी के साथ में आपकी एयर एंटर हुई थी उससे हायर वेलोसिटी के साथ में आप लोगों को आउटलेट में, मतलब कि कंबशन के बाद में एयर की वेलोसिटी मिलेगी, और वो फिर पास होगी आपके नोजल के पास में, नोजल के थ्रू, सॉरी, ठीक है। नोजल से जब वो पास होगी तो उसकी वेलोसिटी जो होगी वो काफ़ी हाई होगी, इट शुड हैव एक्सीडिंग वेलोसिटी ऑफ एयर एंट्रिंग, ठीक है। थस ड्यू टू चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ वर्किंग फ्लूइड, रिएक्शन प्रोड्यूस to the ramjet structure through pressure at the end of the diffuser and shear force all over the surface of the engine। और इसकी वजह से क्या होगा, तो पूरे बॉडी के ऊपर शियर फोर्स लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक प्रेशर लगेगा रैमजेट का स्ट्रक्चर की वजह से, और मोमेंटम मिलेगा आपके एक वर्किंग फ्लूइड को, और इसी मोमेंटम की वजह से जो होता है आपका इंजन टेक ऑफ करता है। रैमजेट इंजन जो है वो बेसिकली वर्क करता है ब्रेटन साइकिल के ऊपर, जो कि मैंने आप लोगों को टीएस डायग्राम में दिखा दिया। आप लोग देख सकते हो ये जो 1 to 2 कंडीशन है दैट इज योर आइडियल कंडीशन, एंड 3 to 4 जो है वो आइडियल कंडीशन है। 1 to 2 डेज आप लोगों की रैमिंग इफेक्ट है, मतलब कि प्रैक्टिकल, और 3 to 4 डेज वो आप लोगों की प्रैक्टिकल कंडीशन है, मतलब कि जेट इफेक्ट, ठीक है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल था आप लोगों की रैमजेट इंजन का। परफॉर्मेंस क्या होगा मैं आप लोगों को दिखा दूँ। एट लो स्पीड द फ्यूल कंजम्पशन इन रैमजेट इज हाई, वाइल एट हाई स्पीड इट रिड्यूसेस कंसिडरेबली, मतलब जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे फ्यूल का कंजम्पशन कम होते जाएगा। तो हमारे लिए हेल्पफुल यही है, हमारे लिए अच्छा यही है कि हम हमारे इंजन की वेलोसिटी जो है वो उसको ज़्यादा रखें। लेकिन एट लो स्पीड द कंप्रेशन इज पुअर, ऑल्सो द वेलोसिटी ऑफ रैमजेट इंक्रीजेस ड्यू टू लोअर रेजिस्टेंस एट हायर अल्टीट्यूड। जितने ज़्यादा हायर अल्टीट्यूड पर आप जाओगे उतना ही रैमजेट की वेलोसिटी आप लोगों की बढ़ती जाएगी। हाउएवर thrust produced is reduced as altitude increases due to the reduction in density of air with altitude। जैसे जैसे आप हायर लेवल पर जा रहे हो आपको पता है एयर की डेंसिटी कम होती जाएगी, और जैसे जैसे एयर की डेंसिटी कम होती जाएगी जो थर्स्ट प्रोड्यूस होगा वो आप लोगों का कम होते जाएगा। अगर इफ इंक्रीज इन थ्रस्ट बाय इंक्रीज्ड वेलोसिटी इज मोर देन डिक्रीज इन थ्रस्ट ड्यू टू रिड्यूस्ड डेंसिटी द स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन इज रिड्यूस्ड। अगर आप लोग थ्रस्ट के अंदर इंक्रीज कर रहे हो वेलोसिटी इंक्रीज होने के साथ में, तो आप लोग क्या कर सकते हो, फ्यूल कंजम्पशन को रिड्यूस कर सकते हो। नेक्स्ट एडवांटेजेस क्या है रैमजेट के। रैमजेट इज वेरी सिंपल इन कंस्ट्रक्शन एंड डज नॉट हैव एनी मूविंग पार्ट सच एज कंप्रेसर एंड टरबाइन। रैमजेट के अंदर हम लोगों को किसी टरबाइन या कंप्रेसर की जरूरत नहीं होती है। इट इज़ वेरी चीप एंड रिक्वायर्स ऑलमोस्ट नो मेंटेनेंस, बहुत ही सस्ता है और कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। मैंने आप लोगों को रैमजेट में ये समझाया कि हम लोग टरबाइन चलाएंगे या कंप्रेसर चलाएंगे, वो एक्चुअली जेट प्रपल्सन के मैनर में समझाया था, क्योंकि यहाँ पर एडवांटेज में ये लिखा है कि हमारे पास में कोई भी कंप्रेसर और टरबाइन नहीं है, तो प्लीज़ उसको मेरे थियरी वाले पोर्शन के साथ में को रिलेट मत करना। Greater thrust per unit engine weight than any other propulsion engine at supersonic speed except rocket। रॉकेट से क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा थ्रस्ट आप लोगों को मिल सकता है, रॉकेट में इससे भी ज़्यादा थ्रस्ट मिलता है, लेकिन जेट प्रपल्सन से अगर देखा जाए तो रैम जेट में आप लोगों को और भी ज़्यादा प्रपल्सन मिलने वाला है विथ कंपेयर टू द वेट ऑफ द बॉडी। Since turbine is not used in ramjet, hence maximum temperature of cycle is allowed very high, about 2000 डिग्री सेल्सियस as compared to 900 डिग्री सेल्सियस इन टर्बोजेट। टर्बोजेट के अंदर हम लोग सिर्फ 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक की कैपेसिटी ही अचीव कर सकते हैं, वहाँ जहाँ रैमजेट के अंदर आप लोग आराम से 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जितनी कैपेसिटी को अचीव कर सकते हो। जिसकी वजह से क्या होगा कि काफ़ी हायर थ्रस्ट आप लोगों को मिलेगा बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल एट एयर फ्यूल रेशियो अबाउट 15:1। At very high speed and high altitude, the specific fuel consumption is less than turbojet engine। आप लोगों के टर्बोजेट इंजन के अंदर आप लोगों को काफ़ी हाई स्पीड मिलेगी हाई अल्टीट्यूड के ऊपर, जिसकी वजह से स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन जो होगा वो कम हो जाएगा। इट कैन बी ऑपरेटेड विथ एनी टाइप ऑफ लिक्विड फ्यूल्स एंड इवन विथ सॉलिड न्यूक्लियर फ्यूल्स। ये हम लोग आपके इट कैन बी ऑपरेटेड विथ एनी टाइप ऑफ लिक्विड फ्यूल, इसके अंदर हम लोग कोई भी लिक्विड फ्यूल का भी यूज़ कर सकते हैं, इवन सॉलिड न्यूक्लियर फ्यूल का भी यूज़ करना हो तो आप लोग ईजिली कर सकते हो। सामने डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस में ये होगा एट लो एंड मॉडरेट स्पीड द फ्यूल कंजम्पशन इज़ वेरी हाई। अगर लो स्पीड है जैसा कि मैंने थियरी में बताया
अगर लो स्पीड होगी तो फ्यूल कंजम्पशन आपका काफ़ी ज़्यादा होगा। इट कैन नॉट बी स्टार्टेड ऑन इट्स ऑन, इसको आप अपने आप स्टार्ट नहीं कर सकते हो। इसको एक्सेलरेट करने के लिए आप लोगों को सर्टेन फ्लाइट वेलोसिटी चाहिए, मतलब कि कोई लॉन्चिंग डिवाइस चाहिए। ड्यू टू हाई एयर स्पीड द कंबशन चैम्बर रिक्वायर्स फ्लेम होल्डर, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया था डायग्राम के अंदर कि हमारे रैमजेट इंजन के अंदर फ्लेम होल्डर होता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि स्टेबिलाइज कंबशन, मतलब कि स्टेडी स्टेट कंबशन आप लोगों को मिलता रहे। किस में यूज़ कर सकते हो? एयरक्राफ्ट में, मिसाइल्स में यूज़ कर सकते हो जहाँ पर हायर स्पीड की ज़रूरत है। सबसोनिक रैमजेट आर यूज्ड इन टारगेट वेपन्स, टारगेट वेपन्स के अंदर भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये बेसिक कंसेप्ट था आपके रैमजेट इंजन का। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछेगा। थैंक यू सो मच।